नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भली बात ही पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी परीक्षा के लिए। यदि आप अपनी परीक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखने चाहिए। यदि आप एमपी डीएलएड के सभी पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का हमारा पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, जिसमें हम 2023 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि रहेगा बाइलिंगुअल। इंग्लिश के साथ साथ हम यहाँ पर हिंदी बताएंगे ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की है एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट है विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज फॉर्मल ग्रामर। तो आंसर है थ्योरेटिकल ग्रामर। जो थ्योरेटिकल ग्रामर होती है उसको फॉर्मल ग्रामर के नाम से जाना जाता है। तो इसका रीज़न यहाँ नीचे दिया हुआ है। थ्योरेटिकल और ट्रेडिशनल ग्रामर इज ऑफन रिफर्ड टू एज फॉर्मल ग्रामर बिकॉज इट फोकसेस ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स, सिंटैक्स एंड रूट मेमोराइजेशन रादर देन प्रैक्टिकल यूजेस। इसका हिंदी में आपको समझने के लिए दिया है, सैद्धांतिक व्याकरण को औपचारिक व्याकरण कहा जाता है क्योंकि यह व्यावहारिक उपयोग के बजाय सख्त नियमों की संरचना पर केंद्रित होता है। मतलब ये क्या होता है, मुख्यतः सैद्धांतिक जो व्याकरण होती है उसमें व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि सख्त नियमों का पालन करना होता है, इसलिए इसे थ्योरेटिकल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्डन इज। तो पार्डन का सिनोनिम क्या है? तो फॉरगिवन होता है माफ़ी देना, और पार्डन का मतलब भी होता है माफ़ी। एक्सक्यूज यानी भी होता है माफ़ी मांगना, और ओवरलुक मतलब भी होता है माफ़ी मांगना। तो तीनों क्या है? पार्डन के सिनोनिम्स, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड है अ वर्ड डेट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी है आर्टिकल, ऑप्शन सी है कंजक्शन और ऑप्शन डी है एडवर्ब। तो इसका आंसर रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अवयव होता है। इसका कारण रीजन आप इधर देख सकते हैं। अ प्रीपोजिशन जैसे एग्जाम्पल में इन, ऑन, एट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब ये क्या करता है, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या बताता है? संबंध बताता है, इसलिए इसे संबंध सूचक अवयव या संबंध बोधक भी कहते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। जैसा कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, अ वर्ड डेट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन, और रिलेशन की बात कौन करता है? प्रीपोजिशन। ठीक है। फोर्थ है हाउ मेनी वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने वोकल साउंड्स होते हैं? तो आंसर है 45। मेनली स्टैंडर्ड इंग्लिश के अनुसार 44 ही डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड होते हैं, लेकिन इंडियन टेक्स्ट बुक क्यूरिकुलम आइडेंटिटी के अनुसार 45 साउंड्स बाय इंक्लूडिंग सर्टेन फोनेटिक्स वेरिएशन, हैंस 45 इज द मोस्ट कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। मेनली होते कितनी है? 44, लेकिन यहाँ पर हमें एक्यूरेट ऑप्शन निकालना है, इसलिए हमें ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ दे सकते हैं मानक में कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 44, लेकिन कुछ पाठ्य पुस्तक में विविधताओं के कारण जोड़कर इसको 45 माना जाता है, 45। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल्स। तो देखिए, हमने जैसा कि देखा था कि दो प्रकार की स्किल होती है, एक होती है रिसेप्टिव स्किल और दूसरी होती है प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है? हमारा माइंड सीखता है, इनपुट लेता है, और प्रोडक्टिव में क्या होता है? इनपुट देता है। तो रिसेप्टिव में इनपुट लेता है, इनपुट किस चीज़ से लेता है? पहला होता है लिसनिंग और दूसरा होता है रीडिंग। और जबकि प्रोडक्टिविटी कहाँ से देता है? स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू। रीजन आप देख सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्टिव जिसके अंदर आता है स्पीकिंग और राइटिंग, एंड रिसेप्टिव जिसके अंदर आता है लिसनिंग और रीडिंग। रिसेप्टिव स्किल्स इन्वॉल्व रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इनपुट। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा में सुनना पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, क्योंकि इसमें हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और समझते हैं, इसलिए ग्रहणशील या रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट आंसर का, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग। तो स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? आंसर है स्कैनिंग इज अ रैपिड रीडिंग टेक्निक यूज टू लोकेट specific information, facts or keywords in a text without reading every word. For example, looking up a word in a dictionary or finding a specific date in a history chapter. तो इसको आप हिंदी में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि स्कैनिंग एक तीव्र पठन तकनीक है जिसमें फास्ट रीडिंग की जाती है, जिसका उपयोग किसी पाठ या टेक्स्ट को बिना सब कुछ पढ़े केवल विशिष्ट जानकारी या तथ्य को कीवर्ड खोजने के लिए किया जाता है, जैसे कि डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखें, जिससे कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में पिन कर दी जाएगी। आप उस पर क्लिक कर या हमारी वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है वाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आया है। MPDLED के पिछले वर्ष का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। लेखन कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए विचार मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों आवश्यक है। तो आंसर है इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल बिकॉज इट जनरेट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ बिफोर एक्चुअल राइटिंग बिगिंस। मतलब ये क्या करता है कि यह लिखने से पहले रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करता है। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली, ये क्या होता है तार्किक रूप से व्यवस्थित करता है सोच को। और रिड्यूस राइटर्स ब्लॉक एंड एनहांस फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, तो यह क्या करता है आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाता है छात्रों में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, राइट एनी 4 कॉजेज। तो खराब लिखावट हैंड राइटिंग डिफेक्ट के मुख्य कारण क्या है, कोई 4 कारण लिखिए। तो आंसर है 4 मेन कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट इज इन चिल्ड्रन आर। बच्चों में खराब लिखावट के मुख्य 4 कारण इस प्रकार हैं। पहला है इम्प्रॉपर पोस्चर, मतलब कि सीटिंग इनकरेक्टली वाइल राइटिंग, लिखते समय गलत तरीके से बैठना। दूसरा है डिफेक्टिव पेन ग्रिप, होल्डिंग द पेन और अ पेंसिल टू टाइटली और इन द रॉन्ग वे, यानी पेन या पेंसिल को पकड़ने का गलत तरीका। तीसरा है लैक ऑफ मोटर स्किल्स, तो पुअर हैंड आइज कोऑर्डिनेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, मांसपेशियों में समन्वय की कमी, हाथ और आंखों के बीच सही तालमेल न होना। फोर्थ है यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मटेरियल्स यूजिंग पुअरली मेड पेंसिल्स, पेन्स और रफ पेपर्स, अनुचित सामग्री जैसे खराब गुणवत्ता वाले पेन, पेंसिल या कागज का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस है मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है इसको हमको और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव डिग्री देख लेते हैं। पहला हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, नो अदर बॉय इज इन दिस क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि इस क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो मोहन के बराबर इंटेलिजेंट हो। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री, इसमें कंपैरिजन होता है। इसमें कंपैरिजन हो रहा है मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, दिस क्लास के साथ। मोहन का कंपैरिजन हो रहा है दिस क्लास के साथ, इसलिए यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया है। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। तो ये यहाँ पर क्या बताया कि मोहन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यानी कि मोस्ट का उपयोग किया गया है। बल्कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर का और पॉजिटिव डिग्री में किसी प्रकार के कंपैरिजन नहीं है, इसलिए नॉर्मली वाक्य को किस प्रकार लिखा गया है, इंटेलिजेंट सिंगल फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई इंग्लिश इज कंसिडर एन इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउ आ डेज। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आज कल अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर है इंग्लिश इज कंसिडर एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द ग्लोबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिजिंग कल्चर एंड लिंग्विस्टिक गैप्स। तो यह क्या करता है, यह संचार का वैश्विक माध्यम है जो कि सांस्कृतिक और भाषाओं की दूरियों को मिटाता है। इट इज़ द डोमिनेंट लैंग्वेज इन ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। व्यापार, विज्ञान और तकनीक, इंटरनेट के क्षेत्र में यह प्रमुख भाषा है। इट इज़ टॉट एज सेकंड लैंग्वेज इन स्कूल वर्ल्ड वाइड फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसमें क्या करता है, इसको वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में दूसरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है जिससे कि वैश्विक जुड़ाव बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा बोलने का सही आदत विकसित ना हो पाना यानी रिटार्डेशन के क्या कारण है। तो आंसर है द मेन रीजन फॉर द रिटार्डेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश आर। फर्स्ट है लैक ऑफ लैंग्वेज इन्वायरमेंट, एब्सेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सराउंडिंग एट होम और स्कूल। भाषाई वातावरण का अभाव, घर या स्कूल में अंग्रेजी बोलने वाला माहौल की कमी। बच्चों को जब घर या स्कूलों में अंग्रेजी बोलने का माहौल नहीं मिल पाता है तो उससे उनकी लैंग्वेज जो भाषाई वातावरण होता है जिसके कारण से स्पीकिंग में रिटार्डेशन होता है। सेकंड है ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन ग्रामर, फोकसिंग टू मच ऑन रिटन रूल्स रादर देन ओरल प्रैक्टिस। जो व्याकरण होती है उस पर अत्यधिक जोर देना, बोलने के अभ्यास से ज़्यादा नियमों पर ध्यान देना। थर्ड है मदर टंग इंटरफेरेंस, तो ट्रांसलेटिंग थॉट्स फ्रॉम द मदर टंग इंस्टीड ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। तो मातृभाषा का प्रभाव, अंग्रेजी में सोचने के बजाय मातृभाषा में सोचकर उसका अनुवाद करना। फोर्थ है फियर ऑफ मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल बैरियर और शाइनेस अमंग स्टूडेंट्स, तो गलतियों का डर और छात्रों के बीच झिझक या मनोवैज्ञानिक दबाव होना। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में टोटल 25 मार्क्स की होती है, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो होते हैं 9 और इस पेपर में जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो आते हैं 2
और हर एक होता है 4 अंक का। तो इस प्रकार से अगर आपने केवल लॉन्ग आंसर भी अगर ठीक कर दिए तो आपके लगभग पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे, और आपने अगर एक ऑब्जेक्टिव भी अगर ठीक कर दिया तो आप पास हो जाएंगे। इसमें फेल होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने केवल फोकस करना है पिछले 5 साल के PYQ सोल्व करने हैं लॉन्ग आंसर के। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप इसमें इजीली पास हो जाएंगे। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे अंक दिलवाना उनकी परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर हेड बॉय ऑफ योर कॉलेज, इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट स्पेशल क्लास ऑफ कंप्यूटर इन समर हॉलीडेज। द मास्टर ऑफ दिस क्लास विल बी रिनाउंड कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश दास। राइट अ नोटिस इन दिस रिगार्ड फॉर द कॉलेज नोटिस बोर्ड। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपने कॉलेज के हेड बॉय हैं और आपको गर्मियों की छुट्टियों में कंप्यूटर की विशेष कक्षाओं के लिए सूचित करना है, जिसके मास्टर शिक्षक जो है प्रसिद्ध कंप्यूटर विशेषज्ञ महेश दास जी होंगे। और ये आपको अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है। तो आइए देखते हैं नोटिस किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का, स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको नोटिस लिखना है, और देन आप जो भी सूचना देना चाहते हैं वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दी है स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। फिर आपको लिखना है यहाँ पे, all the students are hereby informed that our college is organizing special computer classes during the upcoming summer holidays to enhance digital literacy. We are highly privileged to announce that these classes will be conducted by the renowned computer expert Mr. Mahesh Das. डिटेल्स जो होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने समय से कितने समय के बीच में रहेगी। तो 1 मई से लेकर 30 मई तक रहेगी। टाइम बताना है किस समय पर रहेगी, तो मान लीजिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। वेन्यू यानी कि प्लेस बताना है कहाँ पर रहेगी, तो कॉलेज कंप्यूटर लैब में रहेगी। देन आपको लिखना है कि इसके लिए क्या करना है, तो दिस क्लासेस आर हाईली बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल IT स्किल्स। ये प्रैक्टिकल IT स्किल डेवलप करेगी। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइंड बाय 25 अप्रैल 2026। देन हेड बॉय, यानी कि अगर आपको हेड बॉय का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो वो लिखना है, नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखकर हेड बॉय लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का और है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 6 डे टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये फॉर्मेट पता ही होगा क्योंकि आप 10वीं 12वीं को पास करके आए हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर अगर आपको क्वेश्चन में अगर स्कूल का या कॉलेज का नाम दिया हुआ है तो वो लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आप अपने कॉलेज का या स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर आपने लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 6 डेज लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है, आई रेस्पेक्टफुली स्टेट डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ DLED फर्स्ट ईयर इन योर एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूशन। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू डेट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड to take place on 18th April 2026. Since I have to assist my family with various arrangements and perform essential responsibilities during the ceremony, I will not able to attend college. Therefore, then आपको यहाँ से लिखना है एक लाइन छोड़कर, therefore I kindly request you to grant me for 6 days from 16, जहाँ से जहाँ तक जो भी तारीख है उसकी ड्यूरेशन आपको लिखनी है। I shall be highly obliged for your support. Thanking you. देन आपको अपना ओबिडेंटली लिखना है, नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और कॉलेज का नाम लिखना है, या कॉलेज का नाम नहीं लिखे तो अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइट इट्स एनी 2 एम्स। तो व्यापक पठन या एक्सटेंसिव रीडिंग को संक्षेप में समझाइए और इसके कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आंसर है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स और टेक्स्ट रैपिडली फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। सामान्य समझ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को पढ़ना, मटेरियल को पढ़ना। प्लीजर एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग द फोकस इज नॉट ऑन ग्रामर और डिफिकल्ट वोकेबलरी बट ऑन ग्रैपिंग द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। एग्जाम्पल, रीडिंग नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स और मैगजीन्स। तो व्यापक पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, आइए हिंदी में भी देखते हैं। व्यापक पठन का अर्थ है सामान्य समझ, आनंद और समग्र भाव को ग्रहण करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री को तेजी से पढ़ाना। इस पठन में व्याकरण या कठिन शब्दावली पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है बल्कि मुख्य विचार को समझने पर जोर दिया जाता है। तो मेनली इसमें क्या, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, केवल रीडिंग पर फोकस किया जाता है ना। इसके 2 एम्स देख लेते हैं। व्यापक पठन के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। इससे क्या होता है, बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होती है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड फॉर जॉय, मेकिंग देम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड सेल्फ मोटिवेटेड रीडर्स। तो पठन की आदत विकसित करना क्यों जरूरी है, यह छात्रों को आनंद के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और स्वप्रेरित पाठक बनते हैं जिससे बच्चे। दूसरा है टू इंक्रीज एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। तो बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट इट नेचुरली इम्प्रूव्स देयर वर्ड पावर एंड कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रोट मेमोराइजेशन। तो शब्दावली में वृद्धि होती है, मतलब जो वोकेबलरी थी उसमें वृद्धि होगी तो बच्चा ज़्यादा शब्दों को समझ पाएगा और स्वाभाविक रूप से छात्रों की शब्दावली में वोकेबलरी में सुधार होगा ज़्यादा पढ़ने से।
क्वेश्चन नंबर 9 का और है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो पठन यानी कि रीडिंग सिखाने के उद्देश्य क्या क्या है। दोस्तों हमने इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी रखी है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को इसे समझने और पढ़ने में आसानी हो। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ जरूर लिखें। आंसर है, रीडिंग इज फंडामेंटल रिसेप्टिव स्किल्स। द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग रीडिंग एट द एलिमेंट्री लेवल आर। तो पढ़ना जो होता है महत्वपूर्ण भाषा कौशल है। प्राथमिक स्तर पर पठन सिखाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश टेक्स्ट एंड ग्रेप्स द कोर मीनिंग ऑफ लॉजिकली। जो मेन पॉइंट होता है जो उसका तार्किक रूप से समझने में सक्षम बनाता है। दूसरा है करेक्ट पंक्चुएशन एंड फ्लुएंसी, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू रीड विद प्रॉपर एक्यूरेशन। सेकंड है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू रीड विद प्रॉपर आर्टिकुलेशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो सही उच्चारण और प्रवाह बच्चों को उचित उच्चारण, ध्वनि यानी कि स्ट्रेस और स्वर शैली यानी इंटोनेशन के साथ पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। तीसरा है वोकैबुलरी एक्सपेंशन, टू हेल्प स्टूडेंट्स एनकाउंटर न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेंडिंग बोथ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। तो शब्दावली में विकास होता है इससे बच्चों में, नए शब्दों से परिचित होते हैं बच्चे और शब्दकोश में उनके वृद्धि होती है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, तो टू ट्रेन लर्नर्स टू एग्जैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली यूजिंग स्किल्स लाइक स्विमिंग एंड स्कैनिंग। जानकारी प्राप्त करना, इससे क्या होता है सीखने वालों को विशिष्ट जानकारी या प्रभावी ढंग से निकालने के लिए प्रशिक्षित करना होता है, जिसमें क्या करता है बच्चा स्किमिंग और स्कैनिंग करता है। फिफ्थ होता है प्लीजर एंड इंटरेस्ट, टू कल्टिवेट अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर लिटरेचर एंड सेल्फ स्टडी बाय मेकिंग रीडिंग ऑन इंजॉयबल एक्टिवली। तो रुचि और आनंद के साथ पढ़ने से आनंददायक गतिविधियां बनाकर साहित्य और स्वाध्याय के प्रति प्रेम विकसित करना। इसका मेनली उद्देश्य होता है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, और किस प्रकार से डेवलप की जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट किस प्रकार से आप रीडिंग में बढ़ाएंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अपनी समझ के अनुसार इसमें अन्य पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इसी प्रकार के कंटेंट को देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से आप एमपी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।